तो हम बात कर रहे थे स्केलेटल मसल्स की। मैं एक दफ़ा फिर से जो है रिवाज कर देता हूँ कि ये आपके स्केलेटन के साथ मौजूद होंगे, ठीक है। और दूसरी हम बात कर रहे थे मल्टी न्यूक्लिएटेड की। मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या है, छोटे छोटे कई मायोब्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि छोटे सेल्स मसल सेल को बनाते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे मायोब्लास्ट सेल्स मिलके एक लंबूता सा स्केलेटल मसल बनाएंगे। तो कई मायोब्लास्ट मिलेंगे तो उनके न्यूक्लियस जो है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इसलिए जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरी वजह क्या है कि ये इसका फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा वजन उठाना वगैरह होता है। तभी क्या है कि इसके अंदर यानी कि एक सेल इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तब भी क्या है कि कई सारे न्यूक्लियस जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो दो इसकी वजूहत आ गई, एक फंक्शन और दूसरा कई सारे छोटे छोटे मायोब्लास्ट सेल मिलके स्केलेटल मसल बनाते हैं, ठीक है। स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएशन क्या होती है ये आपको थोड़ा सा अंदाजा भी होगा और हमें शटर में आना पड़ेगी भी। लेकिन ये है कि आपको ये हल्की हल्की जो लाइनें नजर आ रही हैं इसको स्ट्राइएशन कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको कल वाले लेक्चर में पता चल जाएगा कि स्ट्राइएशन क्या होती है, ठीक है। एक्टिन, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की अरेंजमेंट होती है जो आपको ऊपर से सर से नजर आ रही होती है। प्रोटीन्स होती हैं मूवमेंट देने के लिए, ठीक है। वॉलेंट्री एंड कंट्रोल एक्शन यानी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं। मिसाल के तौर में उंगलियों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक हिलाता हूँ। और साथ में क्या है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन भी है। और दूसरी बात है कि ये आसानी से थक भी जाते हैं, ठीक है। आसानी के साथ थक भी जाते हैं। इसकी भी वजूहत आपको पता चलेंगी कि क्या होती हैं, वो हम जो है आगे करें, ठीक है। यानी कि क्या है कि इसको आप क्या है कि रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पावर और कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा पावर लगा सकती हैं। यानी कि एक सुई को उठाने के लिए उसमें उस जितनी पावर भी लगा सकते हैं और एक पूरे ड्रम को उठाने के लिए पावर भी लगा सकते हैं। यानी कि अडेप्टिव मूवमेंट होगी कि आगे कौन सी चीज़ है उसके मुताबिक आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जंगल में शेर के सामने भागना या गली में कुत्ते के सामने से भागना, या फिर ये है कि उसके सामने कॉन्फिडेंट रहना। तो ये आपके मसल्स उसके माहौल के हिसाब से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि लोकोमोशन है और बॉडी का पोस्चर जो है उसको कायम रखना है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल की कैरेक्टरिस्टिक ऊपर ही ऊपर आ गया, ठीक है। आगे है कि कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डिया मीन हार्ट। तो ये हार्ट के अंदर मौजूद होंगे। आपके दिल के अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं इनको क्या कहते हैं, कार्डियक। और ये तकरीबन इस तरह से मौजूद होते हैं दिल के आसपास, ठीक है। इस तरह से घूमे हुए होते हैं, ठीक है। ब्रांच होते हैं। ब्रांच में मुराद क्या है कि थ्री डायमेंशनली ब्रांचेस होते हैं, इस तरह से, ठीक है। थ्री डायमेंशनली ब्रांच होते हैं और या फिर इसमें जो है वो सेपरेटेड भी होते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद होती हैं जो इनको इन सेल्स को डिवाइड करी होती हैं। शुरू में जैसे ऐसे लगता है कि एक ही सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, इस तरह से पूरा ये एक ही सेल, लेकिन ये होता है कि बीच में इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो मौजूद होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशनली जो है वो आगे पीछे ब्रांच होता है इस तरह से, सही है। अच्छा, स्ट्राइएटेड है ये भी। इसके अंदर भी एक्टिन और मायोसिन उसी तरीके से अरेंज होती हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस होता है और साथ में क्या है कि इनवॉलेंटरी इन एक्शन होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये टायर्ड नहीं होता, ठीक है। कार्डियक मसल कभी थकती नहीं है। उसकी वजह क्या है कि कार्डियक मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं कि इसको आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हार्ट के अंदर आप देखेंगे कि आपने बल्कि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि वो पेस मेकर जो मौजूद होता है, जो कि एक इम्पल्स जनरेट करता है और वो सारी सारी तरह से मूवमेंट करके वो सारा उधर पुरकिंजी फाइबर में मूव करके जाती है और आपके मसल्स को कहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो पेस मेकर जो है वो इनकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि एक ही जो मूवमेंट है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा वो जो इस चीज के ऊपर लाइनें पड़ती हैं वो तकरीबन रिदमिक होती है कि चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, पेस मेकर, जो हार्ट के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मौजूद होंगे, जो हार्ट के सेल्स हैं वो क्या होंगे, मसल कार्डियक सेल होंगे, आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। और ये इनकी लाजमी होगा कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन ये है कि जो
कार्डियक मसल्स हैं और जो स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। तो जो स्केलेटल मसल है वो लंबूतरे होते हैं इस तरह से, तो काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो उनको इतना लंबा बनाने के लिए छोटे छोटे जो होते हैं ना मायोब्लास्ट, ठीक है, वो ज्वाइन करते हैं कई सारे और एक मसल फाइबर बनाते हैं, तभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस भी आ जाता है। दूसरी बात क्या है कि इसका साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, जो एक छोटा सा न्यूक्लियस इतने बड़े सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। ये तो वजह हो गई मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की। अब बात ये है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं मसल सेल्स, सॉरी कार्डियक सेल्स नजर आ रहे हैं, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये देखें, ये ब्रांच तो हैं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये इस तस्वीर को छोड़ें 2 मिनट, ये आपको ब्रांच इस तरह से नजर आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और ये आगे जाके चलो डिवाइड करते हैं इसको इस तरह में, और ये इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप फर्ज करें यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, तो आपको यहाँ पर इंटरकलेटेड डिस्क नजर आएंगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या नजर आएंगी, इंटरकलेटेड डिस्क नजर आएंगी। और इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सेल नहीं है, ठीक है, ये सारा का सारा एक सेल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सेल्स मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो मिलकर आपस में ये पूरा का पूरा, यानी कि इसके अंदर आपको जस्ट ये एक सेल नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। आपको ये न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं और बीच में इंटरकलेटेड डिस्क जो है, मैं आपके सामने दर्शाक को देता हूँ, यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद होंगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या मौजूद होंगी, इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद होगी, तो जो सेल को क्या कर रही होंगी, डिवाइड कर रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस लिहाज से डिवीजन करें तो देखें कितना ज्यादा जो है वो छोटे छोटे सेल बन रहे हैं। जबकि स्केलेटल मसल जो थे उनकी लेंथ जो थी वो काफी लंबी होती है, इसीलिए उनके अंदर मल्टीप्लेटेड होते हैं। दूसरी बात कई सारे मायोब्लास्ट मिलकर बनाते हैं, इधर भी मायोब्लास्ट मिलकर बना रहे हैं, लेकिन दरमियान में इंटरकलेटेड डिस्क आ गई, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। दूसरी बात ये कि स्केलेटल मसल जो है उन्होंने पावरफुल काम करना होता है, और पावरफुल काम करने के लिए जो है ज़्यादा न्यूक्लियस की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। कंटिन्यूस काम के लिए जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक सेल के अंदर मौजूद होंगे। कंटिन्यूस मुराद है कि थकने से बचाने के लिए आपके मसल्स जो दूसरे मसल्स हैं वो थक जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ टाइम बाद उनमें एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। इनके अंदर कुछ टाइम बाद जो है एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर इतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते एज कम्पेयर टू कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल में जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ताकि वो जल्दी से थक ना जाए, क्योंकि अगर ये थके तो बंदा फारिग हो गया। अच्छा, लास्ट में है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहने की वजह यही है, एक मिनट मेरे पास पॉइंटर हो गया, ये चेंज कर दूँ ताकि नजर आए। अच्छा, तो हाँ, स्मूथ मसल होने की वजह क्या है कि आपको स्ट्राइएशन नजर नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा, ऊपर से कोई लाइनें नजर नहीं आएंगी, यानी कि नॉट स्ट्राइएटेड, ये स्ट्राइएटेड नहीं होगा, आपको स्मूथ नजर आएगा। इनवॉलेंटरी इनएक्शन होगा, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा। मोनोन्यूक्लियोटेड है और स्पिंडल शेप है, ये आपको ये जो शेप नजर आ रही है ये स्पिंडल शेप है, यानी कि इस तरह से इस तरह से होंगे। और इस तरह की जो इसकी शेप है उसकी वजह क्या है कि ये आपस में बहुत ज़्यादा करीब से ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा करीब से जो है वो अपने साथ यानी कि इनके दरमियान गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो थे वो आपको स्ट्राइएशन दे रहे थे, यानी कि एक्टिन और मायोसिन ही मसल के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब या तो ये है कि एक्टिन और मायोसिन मौजूद नहीं, तभी ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि एक्टिन और मायोसिन मौजूद तो हैं, लेकिन स्केलेटल और कार्डियक मसल की तरह अरेंज नहीं है, जिसमें वहाँ पे आपको इस तरह अरेंज मिल रहे थे, अरेंज नहीं है, आगे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जब आगे पीछे हैं तो अब आपको वो स्ट्राइएटेड नजर नहीं आते हैं, सही, लेकिन वो क्या है कि वो स्ट्राइएटेड नहीं है, ठीक है। और इनवॉलेंटरी इंजेक्शन होंगे, और कहाँ मौजूद होगी, विजुअल ऑर्गन जस्ट लाइक स्टोमक, ब्लड वेसल्स वगैरह, इन सब के अंदर जो ट्रैक्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, तो उनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्मूथ मसल्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
चीज़ की मदद से कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ जो सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल को देखें तो ये आपको जितना ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है सारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर जो है मौजूद है यहाँ पे दिल के ऊपर वो है कार्डियक मसल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्की सी लाइन आपको इधर नज़र आ रही है, ये यहाँ के ऊपर ये वो इंटरकलेटेड डिस्क के जो दो सेल एक सेल को दूसरे से जुदा कर रही है। अच्छा, और लास्ट में है स्मूथ मसल्स जो कि आपको स्टमक के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। बहुत ज़्यादा मज़े का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से अगर उन्होंने बनाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आगे जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल एक पूरा मसल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा मसल है, उसमें से एक जो है उन्होंने मसल फाइबर उठाया है, ठीक है। चला जाता है, एक मिनट ये मेरा पास। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि एक मसल फाइबर उसमें से निकाला है और उसमें से एक जो है वो मायोफाइब्रिल जो है वो निकाला है, फिर उसमें से जो है अ, अच्छा, ये जो आपको मसल दिखा हुआ है उसमें से बंडल ऑफ मसल फाइबर निकले हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एक जो है कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, फिर उसमें से जो है एक मसल फाइबर मसल फाइबर में से एक मायोफिलामेंट या जिसे आप मायोफाइब्रिल कहते हैं वो निकला हुआ है। उसके अंदर आपको मूवमेंट प्रोटीन जो है वो मिल रही है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा जहन को आपने जो है वो ओपन करना होगा इसको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल बंडल देखते हैं। तो आपके पास मसल कोई भी मसल होता है उसके अंदर आपको मसल फाइबर देखते हैं और मसल फाइबर के अंदर आपको सिलेंड्रिकल जो मसल फाइबर होते हैं वो सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड और उनका डायमीटर ऑल अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है इसका मसल फाइबर का। यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूं कि जो चीज़ मसल के रिलेटेड होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि किडनी के रिलेटेड होगी तो उसके साथ लगेगा रीनल, ठीक है। अगर कोई चीज़ किडनी के साथ रिलेटेड हो तो हम रीनल का नाम देंगे। इसी तरह जो लंग्स होते हैं उसके साथ पल्मोनरी लगा देंगे या फिर जो है जी हाँ, पल्मोनरी जो है अमूमन लगाई जाती है। इसी तरह मसल वाली चीज़ों के साथ जो है अमूमन सार्को लगाया जाता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म का मतलब हो गया कि वो सार्कोप्लाज्म जिसके अंदर मसल सेल्स जो है मौजूद होंगे। सार्कोलेमा लेमा कहते हैं मेम्ब्रेन को, ठीक है। सार्कोलेमा मसल सेल के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सार्कोलेमा कहेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है। और ये किसी का माइक ऑन है, अच्छा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ठीक है। इसके बाद है ये वैसे पहले टर्म्स बता रहा हूँ फिर उसके बाद अच्छा, तो इसके बाद क्या है फेसिसल है। फेसिसल कहते हैं किसी भी मसल्स के या न्यूरॉन्स के या मसल्स के बंडल को क्या कहते हैं, फेसिसल कहते हैं, ठीक है। जैसे आज यहाँ से मैं कुछ जो है बंडल ड्रा कर दूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बंडल बन गए तो इसको आप जो है फेसिसल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एपीमाइसियम क्या होती है, एक फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू होता है जिसने आपके मसल को क्या किया होता है, कवर किया होता है, एपीमाइसियम, ठीक है। एपीमाइसियम के अंदर आपको मिलता है मसल फाइबर, ठीक है। और जिस चीज़ ने इसको मसल फाइबर के बंडल को कवर किया होता है, ठीक है। यानी कि ये आपको बंडल पूरा दिख रहा है ये वाला। अब इसने जो पूरा बंडल कवर किया हुआ है वो है पेरीमाइसिन, ठीक है। और जिसने मसल फाइबर को कवर किया होता है यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये एंडोमाइसिन होगा, ठीक है। ये कौन सी चीज होती है, फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू होता है
और ये क्या कहते हैं कि मसल सेल को कवर करती है एपिमाइसिन। ये मसल सेल को कवर करती है, ये बंडल ऑफ मसल फाइबर को कवर करती है, और ये मसल फाइबर सॉरी ये जो है मसल फाइबर को कवर करती है एंडोमाइसिन, और जो पेरीमाइसिन है ये बंडल ऑफ मसल फाइबर को कवर करती है। ठीक है, ये लिखने में ऊपर नीचे हो गया, एंडोमाइसिन सबसे लास्ट में आता है। तो एपी मीन अपॉन हो गया। ठीक है, तो एपी जो है वो मसल्स के ऊपर जो है कवरिंग होती है, पेरी जो है ये मसल ऑफ बंडल फाइबर, और एंडो जो है वो मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग होगी फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, ताकि उनको जो है वो, जिस तरह आप एक कोई भी चीज शापर के अंदर डाल देते हैं तो उसके आसपास जो है शापर कवरिंग होगी और वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो ये आपको कुछ डेफिनेशन पता चलते हैं कि सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोलीमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो क्या होती है, और वेसिकल क्या होती है। अच्छा, जो सार्कोप्लाज्म होता है, या मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा न्यूक्लियस भी मिलेंगे। ठीक है, मैनी न्यूक्लियाई होते हैं और पेरीफेरल होते हैं। पेरीफेरल पेरीफेरल कहते हैं साइडों के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, और ये आपके पास ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियस हैं वो उधर साइडों के ऊपर मौजूद होंगे, साइडों की तरफ। बीच में जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होंगी, और साथ में क्या है लाट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्केलेटल मसल को देख रहे हैं, और इसी की कॉपी जो है वो हार्ट के अंदर भी मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन हार्ट के अंदर काफी ज्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, क्योंकि उसको मुसलसल एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से भी तकरीबन तकरीबन आपने सारा वो डिटेल लिया कि कौन कौन सी होती है, फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये पीछे से टेंडन आ गया। टेंडन क्या होते हैं, जो कि मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। तो मसल आ गया, और मसल को एपिमाइसियम ने कवर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें से आप बंडल ऑफ जो है वो मसल फाइबर निकालते हैं। ठीक है, इनके बंडल ऑफ मसल फाइबर के अंदर आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बंडल ऑफ मसल फाइबर को कवर किया हुआ है पेरीमाइसियम ने। ठीक है, बंडल ऑफ जो मसल फाइबर है इसको कवर किया हुआ है पेरीमाइसिन ने, और इसके आगे जो है इसको आप देखेंगे काफी ज्यादा आपको मिल रहे हैं। आप ये देखें, इसको इन्होंने नाम दिया है फेसिलस। ठीक है, फेसिलस या फेसिली जो है, बेसिकली किसी कहते हैं कि बंडल ऑफ न्यूरॉन या बंडल ऑफ जो मसल फाइबर हैं, इनके बंडल को किसी भी कोई भी टिश्यू इसका बंडल बोल रहा हो तो उसको फेसिलस कहते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा, अब एक मसल फाइबर बीच में से निकल रहा है, तो एक मसल फाइबर की जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं एंडोमाइसिन। ठीक है, एक मसल फाइबर के अंदर आपको कई सारे जो है वो मिलेंगे मायोफाइब्रिल। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये, अब आप इसे एक सेल कह सकते हैं। ठीक है, ये एक मिनट में अगर आपको ये नजर आए तो ये एक सेल, ये एक सेल के अंदर आपको मायोफाइब्रिल मिलेंगे। तब ये आप देखिए, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो जो है वो येलो कलर के साथ अगर ड्रा करना चाहूँ, ये न्यूक्लियस आ जाता है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, और ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ साथ इसकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नाम दिया गया सार्कोलीमा, जो इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन आ गई, और इसके अंदर आपको मायोफाइब्रिल मिलते हैं। यानी कि देखिए कितना डिटेल स्ट्रक्चर है। तो मायोफाइब्रिल के अंदर आपको स्ट्राइएशन जो मिल रही है वो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप दूसरी तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये आपका मसल्स आ गया। ठीक है, साथ में टेंडन और बोन भी नीचे दिखा रहा है वो यहाँ पे, और जब उसको जूम किया तो मसल को उसके अंदर से आपको देखिए कि मसल बंडल उठाया उन्होंने। ठीक है, मसल बंडल के अंदर जूम किया। ठीक है, अब ये जो है, ये जो बड़ा पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो जस्ट इतनी सी ट्यूब की दिखा रहा है वो। ठीक है, उसके अंदर आपको जो है वो फिसिली मिलेगी, यानी कि बंडल आप जो है मसल फाइबर, उसके अंदर आपको जो है काफी ज्यादा मसल फाइबर मिले, और यहाँ आपको ये सेलुलर लेवल की ऊपर बात कर रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी मिल रहा है, और इसकी मेम्ब्रेन भी मिल रही है, जिसे आप सार्कोप्लाज्मा भी कहते हैं, सॉरी सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसके अंदर काफी ज्यादा मसल फाइबर मौजूद क्या मौजूद है, हाँ, इसके अंदर काफी ज्यादा जो है मायोफाइब्रिल मौजूद है, और मायोफाइब्रिल जो है काफी ज्यादा कंबाइन होके
और उसका कॉन्ट्रेक्टाइल जो है वो एलिमेंट्स बनाते हैं। मायोफाइबर के अंदर आपको मिलेगा जी एक कॉन्ट्रेक्टाइल जो है प्रोटीन्स में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ से लेकर जो आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है इसको सार्कोमियर कहते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि मसल का यूनिट होता है सार्कोमियर। ठीक है, जिस तरह किडनी का नेफ्रॉन था, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होगा, तो इसी तरह जो मसल है उसका यूनिट जो है वो सार्कोमियर होता है। यही रिपीटेड होते हैं और आपका पूरा का पूरा मसल बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बात कि ये अगर सार्कोप्लाज्म ये है सार्कोडीमा। देखिए ये वाली जो मसल की मेम्ब्रेन, ये एक जहाँ पे जी लाइन होती है, जब ये कि एक पॉइंट पे जाती है क्या है फ्यूज हो जाती है अंदर की तरफ। देखिए आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये क्या है कि ये बेंड हो जाती है अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ जो इसकी मेम्ब्रेन है मसल सेल की, वो अंदर की तरफ फ्यूज हो जाती है और सीधा जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे क्या कहते हैं टी ट्यूब्यूल। यानी कि टी ट्यूब्यूल या ट्रांसफर ट्यूब्यूल जो होती हैं वो सीधा कवर कर रही होती है अंदर मायोफाइब्रिल को। ठीक है, ये मायोफाइब्रिल आ गया, इसको कवर कर देती है टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल का एक फंक्शन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या फंक्शन होता है जब हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल्स जो है, टी ट्यूब्यूल्स और सार्कोलीमा ये आपस में कॉन्टिन्यूस होती हैं। ठीक है, ये आपस में कॉन्टिन्यूस होती हैं, यानी कि टी ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है, टी ट्यूब्यूल जो है उनका ल्यूमन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसके साथ डायरेक्टली एक्सपोज होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई इसकी क्लोजिंग नहीं है, डायरेक्टली सार्कोलीमा के साथ जो है वो जिस तरह देखें नॉर्मल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की तरफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आपस में, न्यूक्लियर एनवेलप की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करके नीचे आ रही है। इसी तरह जो टी ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन है और सार्कोलीमा है ये आपस में फ्यूज होती हैं और ओपनिंग होती है बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इसके बाद क्या है कि जी देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन की एक्सॉन जो होते हैं उसकी टिप्स, जो उसकी ब्रांचेस यहाँ पर आई होती हैं। ठीक है, उसकी ब्रांचेस यहाँ पर आई होती हैं, तो वो जो नर्व पल्स आएगी तो नर्व पल्स आपको पता है क्या होती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस होती है आयंस की। ठीक है, तो इसी तरह जब वो नर्व पल्स यहाँ पे जनरेट होती है और यहाँ से वो पास करते करते इस ओपनिंग में से नीचे आएगी टी ट्यूब्यूल्स में, और इधर इसके साथ ही टी ट्यूब्यूल्स के साथ ही एंडोप्लाज्मिक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बना होता है। ये आपको जो ब्रांचेस ही नजर आ रही हैं, ठीक है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल जो है वो डायरेक्टली अटैच होती हैं इसके साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और जो नर्व पल्स आती है जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी जो है वो पल्स जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कैल्शियम आयन जो है रिलीज कर देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर हर टाइम बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अडेप्टेड है, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैल्शियम आयन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है कि इसकी कंटिन्यूस होने का फायदा क्या है कि हमारे पास जो है जल्दी से वो नीचे जाती है। लेकिन फिर हमें पड़ा था इसकी फास्ट एंड रैपिड मूवमेंट होती हैं, इसीलिए जो है क्या है कि यहाँ पे जो है ग्रूव्स बनी हुई हैं टी ट्यूब्यूल के साथ। अच्छा, मसल का आपको कलर जो है अमूमन रेड दिखता है और उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर आपको मायोग्लोबिन मिलते हैं। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, आपको पता है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है। और अ, जो आपके ये मसल्स होते हैं इसमें जो है ग्लूकोज की स्टोरेज भी की जाती है। ठीक है, उसमें ग्लूकोज की स्टोरेज भी की जाती है ताकि फाइट और फ्लाइट एक्शन के दौरान उस ग्लूकोज को जो है तोड़कर आपको एटीपी बना कर दी जाए। और एटीपी क्यों बना के दी जाए कि ये हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखें। ठीक है, अच्छा, तो आगे हम देखते हैं जब फिर से कि सार्कोप्लाज्म को आप स्टडी करते हैं। सार्कोप्लाज्म के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मायोफाइब्रिन देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मायोफाइब्रिन आ गए, जो आखिरी ट्यूब की उसको माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं, उसके जो
उसका डायमीटर जो है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका ये जो है, ठीक है। 1 to 2 डायमीटर, इसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स आ जाते हैं जिसे आप स्ट्राइएशन कहते हैं। ये देखें आपको यहाँ पे, ये देखें ये बैंड नज़र आ रहे हैं, अगर आपको ये लाइनें नज़र आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको बैंड नज़र आ रहे हैं ये वाला, ठीक है। और ये बैंड जो है आपको इधर भी नज़र आएंगे, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको ये बैंड नज़र आएंगे, तो ये, लेकिन होंगे ये माइक्रोस्कोपिक बैंड, ठीक है। ये बैंड जो है वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। और बैंड्स क्यों बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आएंगी स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन किस वजह से नज़र आएंगी, इसके अंदर आपको जो है वो एक्टिन, वैसी चीज़ एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, तो जो सार्कोमियर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सार्कोमियर जो है, यानी कि यहाँ से लेकर ये एक जेड लाइन जो है, एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन तक, ये जो रीजन है इसे सार्कोमियर कहते हैं। और ये जो है मायोफाइब्रल का, या आप कह सकते हैं कि एक मसल का यूनिट है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लें कि मसल का यूनिट जो है वो मायोफाइब्रल है, और मायोफाइब्रल का यूनिट जो है वो सार्कोमियर है, ठीक है। अच्छा, सार्कोमियर आ गया। सार्कोमियर के अंदर आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे, या मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या है कि डार्क बैंड जो है, अभी आपको थोड़ी देर में एक असाइनमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने मुझे समझाना है, ठीक है। अच्छा, डार्क बैंड जो है इनको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए से, और ए से मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, एन आइसोट्रोपिक। और लाइट बैंड जो हैं इनको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड क्यों है, ये जो ए पोर्शन है, या आपको जो रेड कलर दिख रहा है, या ये वाला अंदर, ये देखिए ये डार्क है, ठीक है। यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन मौजूद है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक होती है, इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। थिक फिलामेंट भी कहते हैं। तो क्या है कि ये आपको डार्क नजर आती है, इसलिए इनको डार्क बैंड्स कहते हैं, और इसको ए के साथ डिनोट करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि ये एनआइसोट्रोपिक इन फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में जनरली फर्क बता रहा हूँ, मैंने डीप स्टडी नहीं किया, ये आप क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे तो फिजिक्स का मुकम्मल हद तक भूल चुकी है। तो आप लोगों ने कल जो है, कल क्लास होगी, नहीं कल तो नहीं है, डिस्कशन डे पे, ठीक है, डिस्कशन डे पे मुझे आप लोगों ने बताना है कि एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये मुझे कल जो कहते हैं ना वो कंफर्म क्लियर नहीं है। आज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की असाइनमेंट भी है कि समझिए कि एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में फ़र्क होता है। बेसिकली जो मुझे समझ आया है वो ये है कि जो एन आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनको लाइट के अंदर मूव करवाते हैं तो उनकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। जबकि आइसोट्रोपिक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप लाइट की मौजूदगी में मूव करवाएंगे तो उनकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि वो आपको मूव, उनके अंदर कोई चीज आपको मूव करती नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास गिलास है, जो सादा गिलास होता है, ठीक है, आप बड़ा सा गिलास ले लें, उसके आगे तो आप लाइट को घुमाएं या उसको वैसे ही सेंटर पॉइंट के रख के घुमाएं तो आपको बेसिकली कोई चेंज नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप अपने हाथ को घुमाएं तो ये आपको चेंज होता दिखाई देगा। तो ये इस तरह से एनआइसोट्रोपिक हो गया। तो इसकी क्लियर जो है क्लैरिटी वो आप मुझे करवा के देंगे मंडे वाले दिन, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक असाइनमेंट होगी कि एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपिक, क्योंकि इसके अंदर मैंने रात को थोड़ी स्टडी करने वाली कोशिश की थी, काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स आ रही थी, तो आप लोगों ने जो है इसको क्लियर करना है, क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्स इंडेक्स आ रहा था फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं। अच्छा, ये आमना यूसुफजई जो है, इनको पता है आइसोट्रॉपी, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर उनको पता है तो वो बता सकती हैं। सर ये है एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें ऐसा होता है कि जब हम मटेरियल्स को कुछ डायमेंशंस में राउंड घुमाते हैं तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी वही चीज है। नहीं, डायमेंशंस नहीं चेंज होती, उनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि अगर देखें, अगर हम लोग उस पर एक डायरेक्शन में लाइट पास करवाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या उसकी रिएक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो एक होती है। लेकिन अगर
उसी लाइट को, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम किसी और डायरेक्शन से उस पे इमिट करवाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। तो डार्क और लाइट बैंड जो है आपको समझ आ गए कि ये क्या होते हैं। तो इनको ए और आई से डिनोट करने की वजह से पता चला कि आई देखें, आई रीजन कौन सा है, यानी कि ये आपको जो रेड रीजन दिख रहा है दूसरे रेड रीजन से पहले पहले, ठीक है, यानी कि दूसरे रेड रीजन से पहले ये वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे दिखेगा। तो एक रेड रीजन से दूसरे रेड रीजन के दरमियान आपको लाइट पोर्शन दिखेगा जो आपको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन। तो इनको आई रीजन कहते हैं और दरमियान में जो डार्क रीजन है ये आ गए ए रीजन आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ए बैंड की बात करते हैं। तो ए बैंड के दरमियान आपको हल्का सा लाइटर स्ट्रिप दिखेगी ये इस रीजन के अंदर, ठीक है, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपको लाइटर हल्की सी वो दिखी, क्योंकि यहाँ पे देखें दरमियान में जो है आपको एक्टिन फिलामेंट भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये वाले इसके अंदर साथ, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपको बीच में एक्टिन फिलामेंट नजर आए, लेकिन जो एच जोन है जिसने सार्कोमियर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया होता है, ठीक है, तो उसके दरमियान में जो है एक्टिन फिलामेंट नहीं होते इस रीजन के ऊपर। ये जो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको नजर नहीं आएंगे। एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिन फिलामेंट आ गए आपके पास ये वाले, और साथ में बीच में है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन जहाँ पे दोनों कंबाइन होते हैं वो आपको रीजन ज़्यादा डार्क नजर आता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है मायोसिन फिलामेंट है। तो कंपेरेटिवली यहाँ के ये थोड़ा लाइट होगा, ठीक, कंपेरेटिवली बात करेंगे ये तो बहुत ज़्यादा लाइट होगा ना, ये जो ये वाला रीजन है इसके मुकाबले में जो है वो तो थोड़ा लाइट होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एच जोन कहेंगे, ठीक है, रिले फॉर लाइट। अच्छा, इसके बाद है जी आई बैंड, और आई बैंड की जो लाइन होती है उसे कहते हैं द्वेष। द्वेष का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आ गया, यानी कि ये एक्टिन और जो दो एक्टिन मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान मौजूद होगा, और जिग जैग फॉर्म के अंदर इसकी प्रोटीन जो है वो मौजूद होगी। और ये इस प्रोटीन का काम क्या है कि एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के रखना, ठीक है, यानी कि दोनों साइड के जो एक्टिन फिलामेंट हैं उनको पकड़ के रखना है। और जो एम्ब्रेजन होती है इसकी मायोसिन फिलामेंट की, वो भी इसी के साथ होती है, जो आपको इधर स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग टाइप नजर आ रहा होगा, ठीक है, ताकि जो प्रोटीन है वो अपनी अपनी जगह के ऊपर रहें, ठीक है। तो आई बैंड्स के अंदर आपको जेड लाइन दिखेगी, और इसी तरह एक जेड लाइन से लेकर दूसरी जेड लाइन के दरमियान ये जो रीजन है इसको आप क्या कहेंगे, सार्कोमियर कहेंगे। और ये मसल फाइबर का मायो फाइबर का एक जो है वो क्या है यूनिट आ गया, ठीक है, और यही रिपीटेड होते हैं पूरे मसल के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि थिक एंड थिन फिलामेंट है, थिक एंड थिक फिलामेंट, ये आपको देखिए रेड कलर का जो नज़र आ रहा है ये मायोसिन प्रोटीन की एक थिक फिलामेंट हो गया, और इसके साथ आपको ये ब्लू कलर में एक्टिन जो है वो नज़र आ रही है प्रोटीन, जो कि क्या है, थिन फिलामेंट है। और ये आपस में क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं, यानी कि जो मायोसिन फिलामेंट है इसकी जो हेड लाइक लोबुलर टाइप हेड है वो मूव करके अटैच हो जाता है एक्टिन के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है, ब्रिजेस बनते हैं। 10 मिनट रहेंगे, इसके बाद मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे, सही है। अच्छा, तो थिन फिलामेंट की बात कर रहे थे, तो थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन आता है, और एक्टिन के ऊपर आपको मिलेंगे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अगर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी हुई हो जो कि नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होते हैं। अ, जो एक मिनट, ये जो है बीड लाई स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव मालिक्यूल, ठीक है, इस तरह दाने दाने से होते हैं और हेलिकल होते हैं, ठीक है, हेलिकल होते हैं, और इसके ऊपर एक लाइन की तरह गुजरी होती है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मौजूद होता है ट्रोपोनिन, ठीक है, इस तरह से प्रोटीन मौजूद होती है एक ही एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। जो थिन फिलामेंट है इसमें 3 प्रोटीन आपको मिलते हैं, एक एक्टिन जो कि लंबी बीड की तरह होती है, यानी कि आप रस्सी के अंदर देखें 2 रस्सियां मजीद जो है वो कोयल की फार्म मौजूद होती है, तो वो एक्टिन हो गए। अब इस एक्टिन के ऊपर जो है आपको जो है एक बंधी हुई यानी कि एक धागा नुमा प्रोटीन मिलेगी जिसे आप ट्रोपोमायोसिन कहेंगे, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको मिलेगी ट्रोपोनिन, ठीक है।
ट्रोपोनिन प्रोटीन मिलेगी। और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का क्या काम है कि जो बाइंडिंग साइट होती हैं मायोसिन के साथ उसको कवर करके रखना, और ये तब हट जाती है जब इनको मिलते हैं कैल्शियम आयन। ठीक है, जब कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे तो वो मूव करवाएंगे ट्रोपोमायोसिन को। जब ट्रोपोमायोसिन मूव करेगी तो बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन फिलामेंट के अंदर होती है वो एक्सपोज हो जाती हैं टू द ग्लोबुलर हेड्स ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो थिक फिलामेंट की बात करते हैं, दो रीजन के ऊपर। थिक फिलामेंट के अंदर जो है मायोसिन प्रोटीन आ जाती है, और मायोसिन प्रोटीन जो है इसके अंदर आपको दो रीजन देखने को मिलेंगे, एक टेल होगी, ठीक है, यानी कि एक टेल इस तरह से होगी, और इसके आगे जो है आपको ग्लोबुलर हेड मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ग्लोबुलर हेड मिल जाएगा, और ये ग्लोबुलर हेड जो है वो एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में दूसरा देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जो रीजन के नाम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सार्कोमियर है। अच्छा, एक सार्कोमियर है, ये आपको सार्कोमियर नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें एम लाइन भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जेड बैंड भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने सीधी लाइन में ड्रा किया, हालांकि वो ओरिजिनल में जो है वो इस तरह से एक जगह होती है। ठीक है, अच्छा, ये जेड बैंड आ गया, ये आपको जो है एक्टिन प्रोटीन और साथ में अंदर जो है मायोसिन प्रोटीन नजर आ रही है। ठीक है, जस्ट उन्हें क्लेरिफिकेशन के लिए इनको मोटा या पतला नहीं किया। आई बैंड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइट रीजन है इसको आई बैंड, और इसके दरमियान में जो है दोनों आई बैंड के दरमियान आपको मिलेगा ए बैंड मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है इसके लिए दिया था एच ई हेक्सले और ए एफ हेक्सले, शायद बहन भाई होंगे या बहन दोनों ही भाई होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इनके मुताबिक क्या था कि दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, यानी थिक और थिन फिलामेंट जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप बैठे हैं तो आप हाथों की उंगलियां जो है इस तरह से अंदर हम घुसा देते हैं, इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जो है इन्होंने कहा था कि एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। और ग्लाइड किस वजह से करती हैं कि जब नर्व इम्पल्स आती है सार्कोलेमा में तो वो सीधा जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, और उनके रिलीज होने से क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं मायोसिन के लिए, और उसी तरह जो है एटीपी जाती है वहाँ पे एटीपी जो स्टोर होती है मसल के अंदर वो बाइंड करती है हेड रीजन के साथ मायोसिन के, और जब बाइंड करती है तो एक फास्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाता है। जब रिलीज हो जाता है तो बाकी एडीबी जो बच जाती है तो वो क्या है कि उसको मूव करवाती है, ग्लोबुलर हेड को सीधा अटैच करवा देती है एक्टिन के साथ। ठीक है, और एक्टिन के साथ बाइंड हो कि उसको पीछे की तरफ जो है इस तरह से मूव करवा देती है, और जब मूव करवाती है तो एक दूसरा एटीपी का मालिक्यूल आता है जो कि उसके साथ अटैच होता है, और वो जो है यानी कि उसकी अटैचमेंट से पहले दूसरे एटीपी के अटैचमेंट से पहले ही वो दूसरा एटीपी मालिक्यूल रिलीज हो जाता है, और वो अभी तक बाइंड ही होते हैं। फिर से क्या है कि एक दूसरे एटीपी का मालिक्यूल आता है, इधर बाइंड करता है, और ये उसको छोड़ देता है फिर से इसका, यानी कि जैसा देखें एक चीज इस तरह से क्रॉल करते हुए चलती है। क्रॉल समझते हैं, रेंगते हुए, तो बिल्कुल एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है किसी के ऊपर क्रॉलिंग करते हैं। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, अगर ये चल गई तो और अगर नहीं चली तो मैं फिर क्या करता हूँ कि आपको आ, जो है एक भेज दूंगा, या फिर मैं जो अभी इसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर आपको वीडियो दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने तो वीडियो ड्रा की थी लेकिन वो अभी तक अफसोस ये है कि ये नहीं चल रही। और आप समझ रहे होंगे कि मैंने एक लड़की की तस्वीर क्यों लगाई हुई, ये एक वीडियो थी जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन बना हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ वो एनिमेशन जो है सामने शो नहीं हो रहा। ठीक है, जस्ट उन्होंने तस्वीर क्योंकि मैंने वो दूसरे कंप्यूटर में बनाई थी, और ये जो है उसको इम्पोर्ट किया तो शायद मुझे वीडियो भी इम्पोर्ट करनी थी। फिर जब ये मीटिंग एंड होगी तो मैं आपको ये एनिमेशन लाजमी दिखाऊंगा, उससे आपको उसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और ये मैकेनिज्म जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो एनर्जी है वो किस तरह से यूज होती है वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
ये देखिए आपकी मर्सर्स आ गए। ये देखिए अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये। ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह से ये देखें वो मूवमेंट कर रही थी प्रोटीन। अब आप देखें अच्छा यहाँ पे देखेंगे इन्होंने ये जगह शो की हुई है। यहाँ पे ये देखें जिसका मायोसिन प्रोटीन उन्होंने शो की है। और ये देखें साइज में जो है इससे मोटी होगी। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखें ब्लू कलर का ग्लोबुलर हेड आ गए। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखें तो उसके बाद दूसरे लेक्चर में जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो वो सीधा यही बता रही है कि यहाँ से क्या होगा। देखिए आपको ये तो पता चल गया ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है। अच्छा यहाँ पे जो ये एक्टिन फिलामेंट दिखा रही है तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, साथ में ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन अभी तक नहीं दिखा है। और ये जो आपको येलो कलर की जगह दिखाई दे रहे हैं ये हैं जी बाइंडिंग्स हैं जहाँ पे ये नीले कलर के जो हेड रीजन है मायोसिन के वो अटैच होंगे। सही है। और एक एटीपी का मॉलिक्यूल आगे इधर अटैच होगा। ठीक है, और कन्वर्ट होगा जब एडीपी में और साथ में एक फास्फेट ग्रुप। तो वो क्या करवाएगा कि इसको मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, जब एटीपी का मॉलिक्यूल आता है और वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एडीपी और साथ में फास्फेट ग्रुप। तो वो इसके साथ जो ही अटैच होते हैं तो इसको मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि वो बाइंड करेगा इसके साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ और उसको खींच के पीछे की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, पीछे की तरफ लेकर आएगा तो इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक के। वहां पे एनर्जी यूज होकर आप उसे मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो अब जाएगा उसको खींच के पीछे की तरफ लेके जाएगा और यहाँ से वो एडीपी जो है और फास्फेट ग्रुप वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। तभी तक इसने उसको पकड़ा रखा होता है। फिर क्या होता है कि पीछे से दूसरा एटीपी का मालिक्यूल आता है और ये उसको छोड़ देता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अभी आप ये मैकेनिज्म देखिएगा, हो सकता है आपको समझ आएगी। ठीक है, देखिए एटीपी मालिक्यूल है ना, अभी कन्वर्ट हो गई है एटीपी के अंदर। अब वो मूव करेगा। ठीक है, मूव करके ऊपर अटैच हो जाएगा या अटैच हो गया, अब इसको मूव करवाएगा। ठीक है, वो बाइंडिंग साइट आपको दिखा रहा है उधर। अब देखिए अब इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं कि उसको मूव करके लेके जाए। और ये एट अ टाइम आपको एक दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे अटैच होते हैं। ठीक है, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं सारे अटैच होते हैं। अब देखें वो एटीपी रिलीज हो गया है। अब देखें वो अटैच ही है। अब दूसरे एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, अब उसने छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब फिर से वो देखें साइकिल शुरू हो गया। अब इस तरह से ये जितने भी हेड्स मौजूद हैं वो इस तरह से मूवमेंट करेंगे। ठीक है,
आप देखिए ऊपर जो है आपको वो प्रोटीन सिखा रहा है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनेंट जो है। अब कैल्शियम आयन आएंगे, उसके साथ अटैच होंगे और ये घूम जाएंगे और आप ये साइड जो है वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, ये जो आपको धागा सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है और इसने एक जो बाइंडिंग साइड है उसको कवर किया हुआ है, जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, वो कवर है। और ऊपर उस ट्रोपोमायोसिन के साथ ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है अटैच है। अब होगा क्या कि जब नर इम्पल्स आती है तो ये कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं ना, तो ये कैल्शियम आयन जो है अब बाइंड करेंगे ट्रोपोनेन के साथ, और जो ही ट्रोपोनेन के साथ बाइंड करेंगे ये मूव कर जाएंगे और इसको जो है ये ट्रोपोमायोसिन जो है प्रोटीन, इसको भी साथ मूव करवाएंगे और वो बाइंडिंग साइड जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, तो देखिए अटैच हो गए, अब ये मूव कर जाएंगे, देखें अब वो बाइंडिंग साइड जो है वो एक्सपोज हो गई है। ठीक है, अब वो नीचे से मायोसिन जो है वो देखिए बाइंड कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, इसको जब पावर स्ट्रोक कह दिया आपने, अब देखिए वहां से नर्व इम्पल्स आएगी। ठीक है, ये देखिए ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको दिखा रहा है कि वहाँ पे कैल्शियम आयन पहले से स्टोर है, और जो ही नर्व इम्पल्स आएगी वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर निकले, न्यूरो ट्रांसमीटर जो अटैच हुए सार्कोलीमा के ऊपर। अब वहाँ से क्या हुआ कि उसने क्या किया, ये ट्यूब्यूल की तरफ गई है, वो अब वहाँ से आ गई और एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब कैल्शियम आयन रिलीज हो गए एनवायरनमेंट के अंदर, वहां से देखें वो अटैच हो गए इस तरह से। अब देखें वो सारा का सारा सार्कोमिया जो है वो शॉर्ट हो रहा है। अब देखें अब मसल हुआ है किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये देखें तभी आपका जो वो मसल है वो फूल जाता है जब आप उसको मसल की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। हाँ जी, समझ आई है, किस किसको इस वीडियो की समझ आई है काइंडली 1 लिखकर रिप्लाई करें, और जिन लोगों को इस वीडियो की समझ नहीं आई वो 2 लिखकर अप्लाई करें, ताकि मैं फिर से जो है उनको समझा दूँ। चले सही है, मतलब ये है कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो देखिए नर्व इम्पल्स आ रही थी और उसके साथ वो जो हेड रीजन थे वो तो जस्ट 2 दिखा रहे थे ना, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करके उसको मूव करवाते हैं, प्रोटीन जो है वो सारी की सारी मूव होती हैं। तो अगर आपको पता है कि नर्व इम्पल्स जब जाती है तो वो आल और नॉन फिनोमेना होता है मसल उसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, या तो नर्व इम्पल्स गुजरेगी या फिर नहीं गुजरेगी। ठीक है, एक होती है ना वो थ्रेश होल्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से ग्राफ बनाएं, इस तरह से अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर से एकदम से राइज होगा और उसके बाद डाउन हो जाएगा। इस तरह से आपकी नर्व इम्पल्स जाती है ना, तो ये आगे थ्रेश होल्ड। ठीक है, अगर लेवल थ्रेश होल्ड तक पहुंच गया नर्व इम्पल्स का, ठीक है, अगर वोल्टेज का लेवल जो है वो थ्रेश होल्ड तक पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होगा कि न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। अगर थ्रेश होल्ड तक नहीं पहुंचा तो नर्व इम्पल्स जो है जनरेट नहीं होगी। इसी तरह क्योंकि वो मैसेज लेकर आ रहा है एक न्यूरॉन ही, ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर आ रहा है, तो वो जितने भी मसल फाइबर के साथ अटैच होगा वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यानी कि मसल की ये जो प्रोटीन की आप देख रहे थे अटैचमेंट और सारे मूवमेंट हो रही थी, ये या तो होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो के, यानी कि आप कहने की कुछ प्रोटीन रह गई थी और उन्होंने बाइंडिंग नहीं की, या फिर ये है कि आधी, यानी कि आधी मूवमेंट हुई आधी नहीं हुई। ठीक है, यानी कि ये रीजन था, फर्क करें ये देखें आपको ये जेड लाइन आ गई और बीच में जो है ये आपको एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहा है। तो ये इस तरह नहीं है कि ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है यहाँ तक, तो ये कहीं दरमियान में आके रुक जाए, इस तरह से नहीं होता, ये शुरू से होंगे और एंड तक जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हर जो सार्कोमियर है वो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप अपने हाथों को हर चीज को आधी मूवमेंट किस तरह से दे लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आप एक पेंसिल उठा रहे हैं, उसके लिए आप जो है मसल के ऊपर इतनी पावर नहीं लगा रहे, फिर आप जो है 50 kg वजन उठाते हैं, उसके लिए आप सारे के सारे मसल को यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर लगाते हैं। उसके पीछे फिर क्या लॉजिक है, यानी कि अगर हम ये कहने कि आर नन नामना हो रहा है मसल के अंदर भी, तो फिर हम यानी कि आधी मूवमेंट किस तरह से करवा रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कि हम
पावर को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं, उसके पीछे क्या है कि एक मोटर न्यूरॉन जो है, एक मोटर न्यूरॉन, तो उसके देखें एक्सॉन के कई एंड होते हैं, ठीक है। आपने एक्सॉन की डायग्राम देखी होगी, और एक्सॉन की कई ब्रांचेस आगे से बनी होती हैं, ठीक है, कई ब्रांचेस, यानी कि एक एक्सॉन की कई ब्रांचेस होती हैं, और उसका एक जो ब्रांच है वो एक इसको कवर कर रहा होता है, सिंगल फाइबर को कवर कर रहा होता है, ठीक है। एक सिंगल फाइबर को, वो जो मायोफाइब्रल पड़ा था, उसको उसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है एक ब्रांच, एक मोटर न्यूरॉन की एक ब्रांच एक सिंगल फाइबर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और पता नहीं एक मोटर न्यूरॉन के अंदर कितने ज़्यादा एक्सॉन होंगे, ठीक है, सॉरी, अगर में कितने ज़्यादा एक्सॉन की ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक जो अगर एक मोटर न्यूरॉन है उसमें से नर्व इम्पल्स जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ जितनी भी एक्सॉन की ब्रांचेस होंगी वो सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक मोटर न्यूरॉन जितने आगे जाके मसल फाइबर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, उसको कहते हैं मोटर यूनिट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, मोटर यूनिट। यानी कि देखें कि तो मोटर यूनिट क्या होता है, मैंने उसका लिखा दिया कि ऑल द मसल फाइबर triggered by a single neuron, single motor neuron कर लें, contract simultaneously as a single motor unit, ठीक है। यानी कि क्या है कि ये इसको मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि एक मोटर यूनिट जो है, एक मोटर न्यूरॉन जो है, उसके एक्सॉन की कई ब्रांचेस होती हैं, और हर एक ब्रांच एक मसल फाइबर को कंट्रोल कर रही होती है। तो एक यानी कि डिपेंड करता है कि किस मूवमेंट के लिए कितने मोटर न्यूरॉन जो है उनमें नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। यानी कि इसका ताल्लुक आपके नर्व इम्पल्स के साथ होगा जो कि मोटर न्यूरॉन में जनरेट होती है, ना कि आपके मसल के साथ। यानी कि जितने ज़्यादा जो है मोटर न्यूरॉन उनके अंदर बनेगी नर्व इम्पल्स, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट भी होगी, ठीक है। और जितने कम जो है मोटर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेटेड होंगे, उतनी ज़्यादा कम जो है वो मूवमेंट भी होगी, ठीक है। यानी कि ये डिपेंड करता है अंदर मोटर यूनिट की एक मोटर यूनिट में, यानी कि एक मोटर न्यूरॉन जो है वो कितने एक्सॉन को जो है वो कितने मसल फाइबर को जो है स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका जो कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कैरी किया जाता है, यानी कि जो है आप हल्की चीज़ को भारी चीज़ को किस तरह से उठाते हैं, आधी मोशन और पूरी मोशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपके कितने मोटर यूनिट जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आज आपने जो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल भी पढ़ा, और उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ी, और कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ी, ठीक है। और आपका लेक्चर टाइम जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो काइंडली पूछ सकते हैं, वरना जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि आपके MCQs पूरे चैप्टर में से आएंगे। अच्छा, तो दूसरी बात क्या, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये है मुझे नीवी का कि मोटर न्यूरॉन जो है स्केलेटल मसल वही स्टिमुलेट करते हैं थर्मोजेनेसिस, ये वही होता है, लेकिन वो तो कंडीशन है ना। देखें, थर्मोजेनेसिस हो, शिवरिंग प्रोसेस जो है, या फिर वैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, बीच में प्रोसेस यही होगा, ठीक है। बीच में प्रोसेस यही होगा, वो तो डिपेंड करता है कि वॉलेंट्री होगा कि इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है, यानी कि वॉलेंट्री भी हो या इनवॉलेंट्री भी हो, दोनों चीज़ें आपके माइंड से, आपके ब्रेन से जो है कंट्रोल की जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात बता दूँ कि आपका माइंड और आपका ब्रेन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आपका माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप अपनी विल पावर लगा के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, यानी कि चलो कि मैं ये कीबोर्ड उठा लूँ, तो ये आपकी माइंड पावर है, आपका जो शऊर है वो बता रहा है कि चलो जी मैं कीबोर्ड उठा रहा हूँ। लेकिन जब आपको सर्दी लगती है और आप कांपना शुरू कर देते हैं, दैट इज योर ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन दोनों की स्टिमुलेशन न्यूरॉन से ही आती है, ठीक है। तो कौन से भाग पे कितनी मूवमेंट करवानी है, ये सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर यही हो रहा होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितनी कम मूवमेंट करवानी है, कितनी ज़्यादा मूवमेंट करवानी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कम मूवमेंट करवा रहे हैं लेकिन फास्ट करवा रहे होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। यानी कि जितनी एटीपी यहाँ पे यूज़ हो रही है उसमें से 35% कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है, और बाकी जो है वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है।